अब हम लोग जानेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बारे में। मैट्रिक्स यही यूनिट से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। हम लोग अभी पढ़ेंगे डायरेक्ट यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। तो अभी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं बेसिक। मैट्रिक्स में इसलिए पढ़ना स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग है, बस। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, स्कोरिंग पार्ट है। इसमें केवल आपको क्या आना चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इतना चीज आना चाहिए तो आप पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को हल कर लेंगे। जोड़ने घटाने का भी तरीका होता है, वो तरीका को हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग किस चीज को जोड़ें, कैसे घटाएं, कहाँ पे हमको जोड़ना है, कहाँ पे घटाना है, कहाँ पे गुणा करना है, कहाँ पे भाग करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अभी मैट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है ना, आपका नंबरों का संग्रह। मैट्रिक्स क्या होता है ना, मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आव्यूह। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, आव्यूह। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी मैट्रिक्स कैसा दिखता है, तो मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स को कैसे देखते हैं, ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर नंबरों को रखते हैं। अब नंबर को कहाँ पे रखेंगे, तो रखेंगे कैसे, तो इसमें आता है आपका रो और कॉलम। ठीक, इसमें क्या होता है, नंबर को हम लोग को रखना है किसके अंदर, इस डब्बे के अंदर रखना है। तो हम कैसे रखेंगे, तो रो मतलब क्या होता है आपका कतार, और कॉलम मतलब होता है स्तंभ। कतार या पंक्ति भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, स्तंभ या, ठीक, रो मतलब कतार और कॉलम मतलब स्तंभ। अब रो को हम लोग को याद रखने के लिए हम लोग अपने दाएं और बाएं तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका रो कहलाएगा, और ऊपर और नीचे करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो कॉलम। तो इस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को जब हम आव्यूह बनाते हैं कि कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है। तो यहाँ पे एकदम इजी है, आपके हाथ जो है वो क्या है, दाएं बाएं क्या है, आपका रो है, और ऊपर नीचे जो है वो क्या है, कॉलम। तो कॉलम कैसे दिखेगा, तो ऐसे खड़ा रहता है कॉलम, ठीक, और रो कैसा रहता है आपका ऐसे। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो रहते हैं हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे नंबर को जमाते हैं, तो हमारा जो ये समझ में आया, रो और कॉलम कैसा होता है, दाएं बाएं जो होंगे वो क्या होंगे, रो में होंगे, इस तरफ ऐसे, इस तरफ और इस तरफ, और ऊपर नीचे में जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब इसमें कैसा होता है, हमारा जो आव्यूह है ये कैसा दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस वाले डब्बे में, इस बॉक्स में जो बड़ा ब्रैकेट जैसा दिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ऐसे रो में और कॉलम में कुछ संख्या को रख दिए, तो ये क्या बन गया, हमारा आव्यूह बन गया, मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे बना, तो रो और कॉलम में हम लोग क्या किया, संख्या को जमा दिए, तो ये क्या बन गया, हमारा आव्यूह, मैट्रिक्स बन गया। ठीक, मैट्रिक्स कैसे दिखेगा समझ में आ गया आप लोग को, कैसा दिखेगा, तो रो और कॉलम में हम लोग मैट्रिक्स को जमाते हैं। रो को बोलते हैं हम लोग कतार और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। रो कैसा होता है, दाएं बाएं देखोगे तो रो होता है, और ऊपर नीचे देखोगे तो कॉलम बनता है। अब जैसे इसमें कितने रो हैं, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसको रो को भी नाम देना है हम लोग को, तो कैसे देना है, तो ये वाला हमारा R1 है, तो R1 अगर मैं बोलूंगा कि रो वन में कौन कौन सी संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, अब इसका पोजीशन हम लोग को बताना है, तो इसके पोजीशन जाने के लिए हम लोग किसी भी आव्यूह, ठीक, रो 2 में कौन कौन से हैं, 4 5
6, ये आपका क्या बना, आपका रो 2, और ये आपका R2 हो गया, और ये आपका हो गया R3। ठीक है, आपका रो 3 में कौन कौन से वैल्यू है, 7, 8 और 9। अगर मैं अभी मिटा देता हूं और कॉलम के बारे में जानता हूं, तो कॉलम का कौन कौन से हो जाएंगे बताओ। कॉलम 1 में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, तो हमेशा इधर ही से स्टार्ट करते हैं। अब बोलोगे इधर से क्यों नहीं ले रहे रो 1, कॉलम हमेशा किधर से स्टार्ट होता है, ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इधर से भी ले सकते बोलोगे, पर हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, इस तरफ से। ठीक है, अपने सीधे हाथ तरफ से, इधर से। तो C1 में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, C1 में अगर हम लोग कॉलम 1 में अगर बोले, कॉलम 1 में कौन कौन से वैल्यू है, तो हमारा है 1, 4, 7। कौन कौन से है, ये आपका क्या बनेगा, ऊपर नीचे देखोगे तो ऊपर नीचे से खड़ी लाइन दिखेगा, ये क्या होता है आपका कॉलम होता है। 1, 4 और 7 आपका क्या है, कॉलम 1 में है। कॉलम 2 में क्या है, 2, 5, 8, 3, 6, 9 क्या है आपका कॉलम 3 में है। तो ये हमारा ऐसे हमारा अवयव बनता है। अवयव, तो इसका जो आपको सबसे जरूरी चीज जानना है, इसका ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ऑर्डर इसी को बोलते हैं क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रम। तो ये कितने बाई कितने का कैसे हम लोग पढ़ते हैं इसका, ये जो अवयव बना है वो कितने बाई कितने का है। ठीक है, तो कितने बाई कितने का है, तो रो इनटू कॉलम। पहले हम लोग किसको लिखते हैं, रो बाई, इसको कैसे पढ़ते हैं, रो बाई कॉलम। ठीक, कैसे पढ़ते हैं, रो बाई कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। ठीक है, तो ये जानना हमको जरूरी है। जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूं 3, 2, 1, 6, 9, 8। तो इसका ऑर्डर अगर पूछा मैं, ऑर्डर या क्रम कितने बाई कितने का है ये, तो कितना रो है इसमें, तो हम लोग दाएं बाएं देखेंगे तो 1 रो और 2 रो। कितना रो हुआ, 2। तो हम लोग रो बाई कॉलम करते हैं, तो रो कितना हो गया, 2। फिर हम लोग बाई का चिन्ह लगा दिए। फिर कॉलम में इसमें कितना है, C1, C2, C3। तो कितना कॉलम हो गया यहाँ पे, 3। तो इसका जो ऑर्डर है, इसका जो क्रम है वो कितना है, 2/3। समझ में आया। तो आपका जो अवयव है कुछ दिखने में ऐसा होगा। अब इसका जो मैं एक्चुअल, अब क्या होता है कि कोई भी ये अवयव समझ में आ गया, रो और कॉलम के हिसाब से रहता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि जो आपका अवयव है वो अवयव का नाम तो देना पड़ेगा, किसी भी चीज का नाम देते हैं तो इसको क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं बड़े वाले कैपिटल लेटर में, कोई भी नाम दे सकते हो, ABCDEFGH, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, पर कैसा रहेगा, बड़े वाले कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अवयव के बारे में जाने। अभी हम लोग यूनिट 2 ही स्टार्ट कर चुके हैं ना, इसके सिलेबस में नहीं देखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा हमको मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ना है और डिटर्मिनेंट पूरा कंप्लीट पढ़ना है। यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं है आपके, मतलब आप लोग जो 12वीं में पढ़ते हैं मैथ्स वाले, उसमें और इसके सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है। तो हमको पूरा मैट्रिक्स पढ़ना है, पूरा डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो पूरा मैट्रिक्स को हम लोग जानने के लिए अब इंट्रोडक्शन और ये सब चीज के बारे में बताना चालू कर दिया हूँ। यूनिट आपका स्टार्ट हो गया, यूनिट 2 मैट्रिक्स। यूनिट 1 को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में, तो मैट्रिक्स के बारे में समझ में आया कि मैट्रिक्स को सबसे पहले हम लोग ने क्या समझा कि ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब मैट्रिक्स ये भी हो सकता है, ये भी आपका क्या है, एक मैट्रिक्स। अगर मैं बोलूं B बराबर ऐसा, इसका क्रम कितना होगा, तो इसमें कितना रो है, 1 रो है, और कितना कॉलम है, 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/1। समझ में आया। तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग संख्या को जमा के लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा मैट्रिक्स। इसका जो एक्चुअल जो वो होता है आपका, इसका आपको एक चीज और देखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अवयव को हम लोग कैसा लिखते हैं, ये बड़े वाला ब्रैकेट AIJ, ठीक, ये ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पे I क्या है आपका, I क्या है आपका, जितना आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे रहेगा I गुणित J, जितना रो है और जितना कॉलम है। तो ये कैसे बनेगा, जैसे मैं जैसे बोला मैं 2 गुणित 3 का, ठीक है, मेरे को क्या बनाना है, मेरे को एक अवयव बनाना है। 2 गुणित 3 का मेरे को क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो इसी के हिसाब से मैं बनाऊंगा, यही I और J का मान को मैं रखते जाऊंगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा,
तो यहाँ पे मैं जैसे लिखूंगा तो ए, ठीक है, ए आई जे, ये हो गया 2 गुणित 3 का मेरे को बनाना है, ये आपका हो गया m गुणित n। ठीक, इसको हम लोग जो ऑर्डर को है, ऑर्डर जो होता है वो इसको किससे दर्शाते हैं, m गुणित n। m जो होता है नंबर ऑफ रो होता है और n जो होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, m किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो को, और n जो होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अगर हमको 2 गुणित 2/3 का हमको 2/3 का हमको एक आव्यूह बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे, तो इसका नामकरण करते जाएंगे। तो पहले कैसे लिखेंगे, तो a कितना रो होगा, इसमें 2 रो होगा, कितना कॉलम होगा, 3। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे a11 a12 a13। यहाँ पे हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि जो 1 है वो किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और ये जो 1 है वो किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को। मतलब ये जो अवयव है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे का है, तो पहले रो का है और पहले कॉलम का है, इसीलिए इसका नाम पड़ा A11। समझ में आया। अब यही वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम, ये वाला है आपका तीसरा कॉलम। वैसे ही R2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो का वाला है और तीसरा। तो ये जो आखिरी वाला है ये कहाँ पास का अवयव है, जैसे मैं कहीं पे भी लिख दिया A23। अब आप लोग इसको देख के जान जाओगे कि कहाँ पास का है, ये इस अवयव में कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा, आपका दूसरा रो और तीसरा कॉलम का अवयव है, तो यहाँ पे आएगा। अब जैसे कई बार ये समझ में आ गई है कैसे इसको हम लोग दर्शा दिए, 2 रो, तो 2 रो में 1, फिर कॉलम कितना ठोका है, 3 ठोक, तो 1 1 1 2 और 1 3। R2 में वही 2 1 2 2 2 3। समझ में आ गया ये चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक, कि ये कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग आव्यूह को हम लोग क्या भी एक चीज हम लोग जाने कि आव्यूह का जो परिभाषा है वो कैसा है, ए आई जे एम गुणित n। तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। तो आव्यूह को हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। कैसे रखते हैं, तो ये उसका अवयव होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये उसका होता है ऑर्डर। m होता है आपका नंबर ऑफ रो की संख्या, कतार की संख्या, और n क्या होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या। ठीक, यहाँ पे हम लोग ये चीज को जान गए आव्यूह के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग इसको हम लोग, जैसे हमारे को एक आव्यूह दिया हुआ है 2 3 4 6 8 10 ऋण 10 ऋण 4 ऐसा दिया हुआ है। अगर हमको बोलेगा कि आप 2 2 बताओ क्या है, अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट A23 A32 A22 A12, ये बोला हम लोग को, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, तो कैसे जानेंगे हम लोग, 32 कैसे निकलेगा हमारा। तो A32 इस आव्यूह में, इस मैट्रिक्स में A32 कहाँ पे होगा, तो कैसे जानेंगे, ये क्या है आपका रो है और ये क्या है आपका कॉलम है। समझ में है। तो तीसरा रो देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग R1 R2 R3 लिख दिए, यहाँ पे हम लोग लिख दिए C1 C2। ठीक है, तो तीसरा रो में जाएंगे तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम में जाएंगे। खींच दो इसको ऐसा, कहाँ पे जाके कटा, दोनों लाइन कहाँ पे जाके कटा, -10 में, तो वही इसका आंसर होगा -10। अब A22 कहाँ पे होगा, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, कितना आएगा, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम कहाँ पे जाके काटा, 6 में, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 6। A12 ये रो और ये आपका कॉलम। समझ में आया। तो ये कहाँ पे आएगा, तो 1 और 2 कहाँ पे आया, इसका आंसर क्या आया 3। तो यहाँ पे ये यूज होता है, आपको ऐसे बोल देगा कि आप A3222 एक आव्यूह दे दिया है, आव्यूह से आपको क्या करना है, ये चीजों को निकालना है। निकालोगे कैसे, तो आप कैसे पहचाने, तो पहला वाला जो लिखा हुआ है रो होता है, दूसरा वाला होता है आपका
कॉलम। समझ में आ गया इतना? अब हम लोग जानेंगे अवयव के प्रकार। अवयव के कितने प्रकार होते हैं, कैसे क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अवयव के प्रकार में हम लोग देखेंगे सबसे पहला अवयव, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रकार हिंदी वाले को जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला होता है हमारा, फर्स्ट वाला जो होता है हमारा, ठीक, रो मैट्रिक्स। पहला क्या होता है हमारा, रो मैट्रिक्स। ठीक है, पंक्ति अवयव, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पंक्ति अवयव। हिंदी में जानने का जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो। रो मैट्रिक्स इंग्लिश में ही हम लोग को याद रखना है। मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का पहला टाइप है हमारा क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे नाम ऐसा दिया रो मैट्रिक्स, पर इसको ऐसा बोलना चाहिए वन रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा अवयव जिसमें केवल केवल क्या हो, एक ही रो हो, केवल केवल कितना रो हो, एक रो हो, वैसे मैट्रिक्स को, वैसे अवयव को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसको बोलना क्या चाहिए, वन रो मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे दिखेगा तुम लोग समझ गए होगे। ए बराबर कितना रो होना चाहिए, इसमें केवल एक ही रो होना चाहिए। तो 3 3 4 6 ऋण 10 ऋण 14 ऐसे करके कितना भी कॉलम हो सकता है, कॉलम कितना भी हो सकता है इसमें। ठीक है, ऐसे कितने भी कॉलम हो सकते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, पंक्ति अवयव कहलाएगा। समझ में आया, पंक्ति अवयव क्या होता है, ऐसे अवयव, ऐसा मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स व्हिच हैव वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक, समझ में आ गया रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है बात, कैसे दिखेगा। और जैसे मैं 2 3 लिखा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। केवल मैं ऋण 10 लिखा, ये भी आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है ना। ऐसे लिखा 3 6 ऋण 9, कॉमन ही लगता है। ठीक, तो ये क्या कहलाया तुम्हारा, 3 6 ऋण 9। इसका क्या ऑर्डर होगा बताओ, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर होगा आपका, कितना रो है इसका, एक रो है, और कितना कॉलम है इसका, 1 2 3, कितना कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया तुम्हारा 1/3। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1/1। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1/2। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1/, कहां तक जा रहा है ये, n तक अगर जा रहा है तो 1/n। कहने का मतलब ये है कि जो रो होगा आपका केवल और केवल क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है रो मैट्रिक्स। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, टॉप इसी का टाइप लिख लो इसको थोड़ा देर। ठीक है, अब इसी का सेकेंड हम लोग देखेंगे, सेम है, यही चीज है, कॉलम मैट्रिक्स। कहानी वही है, नाम चेंज है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्तंभ अवयव। क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ अवयव। जिसको हिंदी नहीं, हिंदी से मतलब नहीं है, वो हिंदी को इग्नोर कर देना। बाकी जिसको अगर नहीं समझ में आता वो ऐसे भी समझ सकते हैं, स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। ये वही बात है, जैसे रो था वैसे ही कॉलम। क्या लिख सकते हैं इसको, वन कॉलम मैट्रिक्स। मेरे को तो इंग्लिश ही ज्यादा अच्छा लगता है, इजी है रो और कॉलम बोलना। ठीक, कतार स्तंभ बोलने से तो इंग्लिश में ही याद रखना आप लोग भी। कॉलम किसको बोलते हैं, जो ऐसे ऊपर नीचे रहता है। रो किसको बोलते हैं, दाएं बाएं हाथ आप फैला दोगे तो रो हो जाता है। ठीक है, तो वन कॉलम कैसे बनेगा, तो इसमें रो कितने भी हो सकते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। जैसे कि 1 2 3 डेज 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 ऐसे बनते जाएगा ऐसा। ठीक है, n तक। ठीक है, तो ये इसमें कितने कॉलम है, केवल एक ही कॉलम है। कितने रो है, बहुत सारे रो हैं। ठीक है, कितने रो हैं, बहुत सारे रो हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, कॉलम मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन क्या कहोगे आप लोग, द मैट्रिक्स व्हिच हैव वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल है, आप जैसे देखोगे तो ये -9 जैसे मैं लिखा या +9 लिखा, ये भी आपका एक रो मैट्रिक्स भी है, और ये क्या है आपका कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम है, तो इसको दोनों बोल सकते हो। ठीक,
वैसे ही हम लोग देखें 3 4 9 10, ये क्या है आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना होगा, कितना रो है, पहले रो को लिखते हैं हम लोग, कितना लिखते हैं 4 इंटू 4/1, इसका कितना 1/1 है, तो एकदम इजी है। इसका कितना है n/1, कहने का मतलब कॉलम कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं जीरो और नल और वाइड मैट्रिक्स। ठीक, थर्ड जो पॉइंट है जीरो, इसी को हम लोग बोलते हैं नल, इसी को बोलते हैं हम लोग वाइड। ठीक है, नाम से समझ में आ गया, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या वाइड, तीनों नाम एक ही है। नल मतलब भी खाली, जीरो मतलब भी जीरो मतलब शून्य, नल मतलब भी शून्य, वाइड मतलब भी शून्य, खाली ही होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसे दिखता है। अब जीरो मैट्रिक्स बोल दिया मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कुछ नहीं होगा, इसके अंदर कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता जीरो मैट्रिक्स का मतलब। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं आपके एलिमेंट्स। तो कोई भी मैट्रिक्स के अगर सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, समझ में आया। जैसे कि मैं 2/3 का एक बना रहा हूं, दो रो, तो सभी एलिमेंट क्या होंगे तुम्हारे, जीरो होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आया। इसको A0 से भी डिनोट करते हैं। ठीक, इसी को A0 से भी डिनोट करते हैं। समझ में आया, ये जीरो मैट्रिक्स होता है आपका, एकदम इजी है, नाम बस याद रखना। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिनके द मैट्रिक्स व्हिच हैव ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसे मैट्रिक्स जिनके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सभी एलिमेंट, सभी अवयव जितने भी हैं, सब के सब जीरो हो जाएंगे, तो क्या कहलाएगा वो आपका जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या आ गया, पहले पढ़ेंगे हम लोग वर्ग अवयव के पहले पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के पहले हम लोग, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, सॉरी आयत। ठीक है, आयताकार अवयव। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी, क्या पढ़ने वाले हैं, आयताकार अवयव। इसका मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है तुम लोग को, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके रो और कॉलम कभी भी बराबर न हो, ऐसे मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स which have row and columns value is not equal, so it's called rectangular matrix. The matrix where the value of row and the value of column is not equal is called rectangular matrix. कहने का मतलब क्या है कि हमेशा एक ही स्टेप का दिखेगा आपका, एक 2 3 6 9 10 -12, ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे रो कितना है 2 है, कॉलम कितना है 3, तो एक ही टाइप का आयत टाइप का दिखेगा, रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा। रेक्टेंगल कैसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, 3 2 6 9 ऋण 10 ऋण 18 ऋण 4 2, ये भी आपका क्या है, एक आयत रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका चौथा पॉइंट हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे क्या समझना है आपको, रो और कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो वैसे आपको मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, स्क्वायर। रेक्टेंगल आ गया तो स्क्वायर भी पढ़ ही लेते हैं, और स्क्वायर के अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स आते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल है एकदम। स्क्वायर बोले तो
रो और कॉलम इक्वल होंगे, एकदम इक्वल होंगे। स्क्वायर दिखता भी वैसी है, स्क्वायर का डेफिनेशन भी वही होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान होंगी, तब वो क्या बनता है आपका स्क्वायर बनता है। यहाँ पे भी हम लोग ऑल साइड्स आर इक्वल कहेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल बोले तो ऑल रो एंड कॉलम इक्वल, जैसे कि 2/2 कैसे बनेगा 3 6 9 8। ये आपका क्या है, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाम हमेशा देना मत भूलना, नाम आपका क्या है ABCD, कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूं ABCDFGKLM। ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे रो और कॉलम सेम होते हैं। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। यहाँ से हमारा मेन काम चालू हो रहा है। अभी तक का जो हम लोग पढ़े हैं वो बस जानकारी के लिए पढ़े हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो आगे यूज होगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले स्क्वायर मैट्रिक्स है वैसे ही मैट्रिक्स आप लोग को दिखेगा आपके क्वेश्चंस में। ठीक, अब उनका ही यूज होगा। ये पूरे जो भी आपके चैप्टर है मैट्रिक्स, इसमें लगभग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज होता है। तभी हम लोग जो भी देखेंगे, अब प्रश्न एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसमें आपको इसी टाइप के ही मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप। थोड़ा सा इसके भी क्या होते हैं ना, 4 इसके टाइप हैं, इसी के अंदर आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर के प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी ऐसा कि इनको जानना अभी हम लोग को बहुत जरूरी है। अगर हम लोग मैट्रिक्स देख रहे हैं, मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमको ये चारों चीज के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे दिखते हैं। सबसे पहला आपका आता है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, पहला आपका है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल को बोलने का मतलब ऐसा ना, पहले तो डायगोनल के बारे में आप जानो। डायगोनल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। और अगर आप एक स्क्वायर में डायगोनल देखो तो कितने डायगोनल होते हैं कि स्क्वायर, ये आपका क्या है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, स्क्वायर पे मिटा देंगे, ये स्क्वायर है आपका। यहाँ पे डायगोनल कैसे बनता है, तो एक डायगोनल ऐसे तिरछा, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका ये। 2 डायगोनल होते हैं एक स्क्वायर के, ये आपका है स्क्वायर, और इसके कितने डायगोनल, 2 डायगोनल। तो जो इसमें जो डायगोनल मतलब तब समझ गया होगा आपको कि अगर मैट्रिक्स में मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं तो कुछ इस टाइप का है ABCEGHXYZ। ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके डायगोनल क्या होंगे, अगर मैं इसको स्क्वायर जैसा देखूं तो डायगोनल क्या हो जाएंगे, एक तो ये होगा और एक 2 डायगोनल बने अपना, है ना, 2 डायगोनल बना इस मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे कहने का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड तरफ से अगर जाएं, यही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से के अपर साइड से राइट हैंड के लोअर साइड तक अगर हम लोग मूव करें तो वो क्या बनता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। अगर मैं केवल प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा तो हमारा क्या होगा, आपका क्या आएगा A, G और Z क्या आएगा आपका। अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में अगर बोलूं तो क्या होगा मेरा, अगर प्रिंसिपल डायगोनल होगा कौन सा होगा, A, G और H। हम लोग अभी पूरे मैट्रिक्स में केवल प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ही काम करेंगे। वो किस तरफ से होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ के ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से सीधे हाथ के नीचे वाले तक को जब हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे, तो वो क्या होगा हमारा प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है बात। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब क्या होता है आपका विकर्ण। मैं आपका बता दिया स्क्वायर में डायगोनल कैसा होता है, ऐसा होता है। प्रिंसिपल डायगोनल ऐसा होता है और आपका जो दूसरा डायगोनल होता है वो यहां से खींचते हैं। तो हम प्रिंसिपल के बारे में बात करें, प्रिंसिपल डायगोनल, तो वो क्या होगा, ऐसा ही होगा। उल्टे हाथ के दाएं तरफ से, मतलब दाएं हाथ के ऊपर वाले अवयव से
ठीक है, सीधे हाथ के नीचे वाले अवयव तक जब हम लोग खींचेंगे तो एक डायगोनल बनेगा, उसी डायगोनल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया ये चीज? ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा आपका? अब प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में जान गए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? डायगोनल। डायगोनल बेस है किसका? प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स पे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स जो है हमारा वो बेस्ड है किस पे? प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स पे। पर इसमें क्या होता है ना, आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स, ठीक, डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं आपके? जीरो होते हैं। जैसे मैं 3/3 का एक मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो यहां पे केवल डायगोनल आपका ए, जी और जेड बस रहेगा, बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण आव्यूह। हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण आव्यूह। समझ में आया? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स केवल प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट अगर जीरो है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें स्केलर में और डायगोनल में डिफरेंस क्या है आपका? स्केलर मैट्रिक्स अगर हम लोग देखेंगे, देखो अभी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े जिसमें कि क्या होगा कि आपके डायगोनल बस क्या होंगे? उनमें वैल्यू होंगे, बाकी सब क्या होंगे? जीरो होंगे। आपके डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे भी दिख सकता है, 3 -6 -9, ये भी हो सकता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, -10 9 10, ये भी आपका क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। पर अगर मैं इसी चीज को स्केलर, अगर मैं क्या लिखूं यहाँ पे? स्केलर, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स, इसको स्केलर मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, तो आपका ये जो होगा, आपका जो डायगोनल होगा वो सब का सब आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपका जो डायगोनल होगा वो सब का सब क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। डायगोनल क्या होगा? अगर यहाँ पे 10 है तो सब क्या होंगे? 10 ही होंगे। यही प्रॉपर्टी है स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आपका? इनमें जो डायगोनल, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे, बाकी क्योंकि ये क्या है? अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ये भी बेस्ड है प्रिंसिपल डायगोनल पे। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होंगे? इक्वल होंगे, सभी एलिमेंट इक्वल होंगे, तब ये क्या कहलाएगा आपका? स्केलर। अगर ये इसमें से कोई भी एक वैल्यू छोटा बड़ा अलग हुआ तो वो क्या कहला जाएगा? आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर कोई भी एक एलिमेंट आपका क्या होगा? इधर उधर हुआ तो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, -9 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ना तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ना तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे कंपलसरी है कि ये डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और स्केलर के लिए है सभी एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। ये कहलाता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज, इतना चीज समझ में आ गया। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। प्रिंसिपल डायगोनल उल्टे हाथ से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अपर साइड से राइट हैंड साइड के लोअर साइड को क्या कहेंगे हम लोग? डायगोनल, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्लियर है बात ये? अब हम लोग देखेंगे लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं कि पेपर में आएगा, बहुत जगह यूज होगा ये। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत जगह, क्या सब जगह यूज होगा। जहां पे भी आपके पेपर में आएगा, आप यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जरूर सुनोगे आप। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बेस्ड है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स पे और बहुत इजी है। बस नाम याद रखना कि यूनिट मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, किस यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम लोग आई से। और इसको क्या होता है ना, ये जो होता है आपका
जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो केवल केवल 1 होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए? 1, बाकी सभी एलिमेंट 0। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए तुम्हारा? 1, बाकी सभी चीज 0। यही आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है, सिंपल यूनिट मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो? 1 हो और बाकी एलिमेंट्स 0 हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये हमेशा यूज होगा, कहीं पे भी आ जाता है ये, ठीक, मैट्रिक्स के साथ में यूज होगा ही होगा। ये चीज क्लियर है तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, एकदम जमा कर लो कि हाँ यूनिट मैट्रिक्स, जैसे ही कोई यूनिट मैट्रिक्स बोला पूछना है कि ऑर्डर कितना है, 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है, बताओ, मैं तुरंत लिख देता हूँ यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आया? अगर कोई बोलता है कि आप यूनिट मैट्रिक्स बनाइए 2x2 का, तो क्या बनाओगे आप लोग? कोई भी बोला कि आप यूनिट मैट्रिक्स बनाइए किसका? 2x2 का, बिना आंख बंद किए खट से लिख देना है। कोई भी बोला यूनिट मैट्रिक्स बनाओ 3x3 का, तुरंत ऐसे लिख देना है। ये बन गया, समझ में आया? इसको डिनोट करते हैं आई से। 4x4 का बोला तो क्या करोगे? ये आपका बन गया 4x4। समझ में आया? ये आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है। इसको एकदम दिमाग में बैठाना है आपको कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, भूलना नहीं है। समझ में आया इतना चीज? अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का जो टाइप है हमारा। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज आव्यूह। त्रिभुज आव्यूह हमारा क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑपरेशन चालू करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जान गए। ठीक, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर। अब तुम लोग को नाम से ही पता चला इसके दो टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। एकदम नाम से अर्थ बताऊंगा तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाले जो ट्रायंगल बनते हैं 1 2 3 4 8, बाकी सब क्या होंगे? 0 0 होंगे। मतलब ये क्या, ऊपर तरफ ऐसे ट्रायंगल बना, उसके वैल्यू होंगे, बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे। तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, और लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे वाले सब 1 0 0 0 4 6 9 8 2। तो ये नीचे वाला अगर ट्रायंगल बनता है तो ये क्या कहलाता है? तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में अगर ऊपर के सभी एलिमेंट है, बाकी नीचे के 0 हैं, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? अपर ट्रायंगुलर। 2x2 का कैसे बनेगा? 1 2 3 0, क्या कहलाएगा? ये अपर ट्रायंगुलर। ठीक, और लोअर ट्रायंगुलर जो नीचे वाला बन जाता है वो क्या कहलाता है? तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर। समझ में आया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ज्यादा कुछ नहीं है। क्या होता है तुम्हारा? एक ट्रायंगल दिख जाएगा आपको, अगर देखोगे आप कोई मैट्रिक्स देगा, बोलेगा कौन सा अपर ट्रायंगुलर है कि नीचे ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल टाइप का नीचे की तरफ बना रहेगा तो लोअर ट्रायंगुलर, ऊपर की तरफ बना रहेगा तो अपर ट्रायंगुलर। पर जितना ट्रायंगल में आएंगे सब में वैल्यू होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, सबके सब प्रिंसिपल डायगोनल पे ही वर्क करते हैं। ये ट्रायंगल बन रहा है किसके बेसिस पे बन रहा है? ये प्रिंसिपल डायगोनल पे ही बन रहा है आपका। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के बेस पे ही बन रहा है। अब तुम लोग बोलोगे कि इधर से क्यों नहीं बना? ट्रायंगल इधर से भी बना सकते हैं, पर हमारा जो पूरा मैट्रिक्स है अभी जो टाइप है वो डिपेंड है किस पे? प्रिंसिपल डायगोनल पे, यही। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अपर से, राइट हैंड साइड के लोअर से। तो ये दो टाइप हो गया आपका। इसके बाद लास्ट है आपका लास्ट वाला है आपका सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। एकदम सरल, नाम से ही पता चल गया। सिंगल एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल केवल क्या हो? एक एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। एकल मैट्रिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल मैट्रिक्स। ठीक,
क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे दो अवयवों की समानता। टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, क्या क्या होते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं, फिर से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ने देखा था क्या मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स देखा था, फिर क्या देखा था, कॉलम मैट्रिक्स देखा था, फिर हमने देखा था जीरो नल वॉइड मैट्रिक्स देखा था। तीन नाम है पर काम एक ही है। ठीक, चार फोर्थ वाला हमने देखा था, क्या देखा था हमने फोर्थ में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा दिखता है, रेक्टेंगल टाइप का दिखता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी है, रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। ठीक, उसके बाद फिफ्थ में हम लोग ने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या देखा, पहला देखा प्रिंसिपल डायगोनल, फिर हम लोग ने देखा इसी प्रिंसिपल डायगोनल के बेस पे हम लोग ने देखा, पहला प्रिंसिपल डायगोनल के बेस पे हमने जाना किसके बारे में जाना, हमने स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जाना। क्या डिफरेंस है, स्केलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होते, कोई भी वैल्यू हो जाता है। इसके बाद देखा हमने यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग ने 6 पॉइंट देखा हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 7 पॉइंट पे हमने देखा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद एकल, ठीक है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो इतने मैट्रिक्स के ये टाइप है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 रो होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 कॉलम होता है। वॉइड में क्या होता है, सब वैल्यू ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं तुम्हारे, जीरो होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो कॉलम बराबर नहीं होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम, स्क्वायर मतलब तो जानते हो, स्क्वायर रो कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सॉरी, रो कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, तो इतने टाइप है अपने पास मैट्रिक्स के, इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक, और इनका यूज करना है जहां पे भी आएगा आप लोग को। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे दो अवयवों का समन्वयन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मिटा रहा हूं मैं इसको। अब हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का बराबर कैसे होते हैं। तो दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए सबसे पहला नियम, उनके ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर बोले तो क्रम बोले तो m गुणित n दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे कि हमारा अब ये कैसे पूछता है, देखो सिंपल सा है आपका, जैसे ए बी सी डी है और इनके बीच में लगा है बराबर का चिन्ह और इक्वल टू का चिन्ह, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 6। ठीक, अब यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2। तभी वो इक्वल होगा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर ऑर्डर सेम है, इफ ऑर्डर इक्वल देन, अगर ऑर्डर इक्वल होंगे देन द एलिमेंट पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। समझ में आया ये चीज। अगर उनके ऑर्डर सेम है तो पोजीशन, जैसे ए कौन से पोजीशन में है, पहला रो पहला कॉलम, और दो भी क्या है, पहला रो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, बी बराबर कितना होगा 3, सी बराबर कितना होगा 4, डी का मान कितना आ जाएगा 6।
यहाँ पे ऐसे होता है इक्वालिटी, समझ में आया। ऑर्डर अगर सेम है तो आपका क्या होगा, आपका उनके पोजीशन, जैसे ये पहला रो पहला कॉलम है, ये भी पहला रो पहला कॉलम है, सेम हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का मान 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, R1 R2 R1 C1 C2, R1 R2 C1 C2। R1 C1 में कौन है, 2, A बराबर 2। R1 C2 में क्या है, 3, तो B बराबर 3। C 4, ये और ये क्या आ गया आपका, C का मान क्या हो गया, 4। वैसे ही R2 C2 में क्या है, D, R2 C2 में क्या है, 6। सिंपल देख के भी बता सकते हो कि B का मान क्या है, 3। ठीक, अब ये कैसे प्रश्न पूछता है ये देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में कैसे प्रश्न पूछते हैं हम लोग, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रश्न कुछ इस टाइप का रहता है आपका, x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई डब्ल्यू बराबर दे दिया है आपका ऋण 1405, ऋण 1405। अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि दोनों का ऑर्डर कितना है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 2 रो R1 R2 C1 C2, कितना बाई कितना हो गया, 2/2। और ये भी दिख रहा है 2/2, दोनों क्या है आपका 2/2 का है। अब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन देखेंगे। अब x ऋण y का मान कितना दे दिया है, क्या आ जाएगा, ये कौन सा पोजीशन में है, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो R1 R2 C1 C2 पहला रो पहला कॉलम में क्या है आपका ऋण 1। तो x ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1। समझ में आया, समीकरण 1 दे दिए। अब हम लोग z का मान कितना हो जाएगा, z बराबर कितना आ गया हमारा 4। तो z का तो आ गया आंसर, z का आंसर कितना आ गया 4। अब हम लोग लिखेंगे 2x ऋण y, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू 0। पक्षांतर करने आता है, तो पक्षांतर करो इस समीकरण में। इस समीकरण में हम लोग करते हैं पक्षांतर। किसको पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे उस तरफ, माइनस वाई को उस तरफ भेज दिए, तो 2x इक्वल टू 0 और माइनस इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस y। तो 2x बराबर y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया आपका 2x, y बराबर कितना आ गया 2x। तो y का मान कितना है, y जो है डबल है किससे, x से। अब इस y को हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समझ में आ रहा है, किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण कहां पे रखेंगे, जहां पे y है। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, इधर बना रहा हूं मैं। ठीक, हमारा समीकरण 1 क्या है, x ऋण y बराबर 1 और y का मान हमको क्या मिला है 2x। तो x ऋण 2x बराबर ऋण 1। अब x में 2x कैसे घटाते हैं, देखो यहाँ पे कितना, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कितना आएगा यहाँ पे, तो 1 में एक x में 2x जाएगा, तो कैसे घटाएंगे, तो संख्या को देखना, कभी भी वेरिएबल को मत देखना है। 1 ऋण 2 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो 2 में 1 घटा दिए तो कितना आया 1। अब बड़ा कौन है, दोनों में कौन बड़ा है, 2 के पास क्या चिन्ह है, ऋण का। तो जिसको जो बड़ा रहता है उसके पास जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आंसर में भी उतरता है। तो ये आ गया ऋण 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऋण 1x बराबर ऋण 1। अब ये दोनों कैसे हैं, गुणा में रहते हैं, तो गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग। तो
तो ये रीड एक कट गया, कितने बार में कटा, एक बार में। तो x का मान कितना आ गया, 1। तो y का मान क्या है, 2x। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणित 1। तो y का मान कितना आ गया, 2। तो क्या क्या आ गया हमारे पास, क्या मिल गया, आंसर करके क्या लिख देंगे हम लोग, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 4 और w बराबर 5। ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे हल करते हैं। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं मैं। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में क्वेश्चन हमारा इस टाइप का रहेगा, x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई डब्ल्यू बराबर है -1 4 0 5 के। तो पहला वाला जो अवयव अगर कोटि उसका क्रम बराबर है, 2 गुणित 2 2 गुणित 2 दोनों बराबर हैं, तो इसके क्या होंगे, अवयव भी समान होंगे। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 1। इसको समीकरण 1 दे दिया, हल करने का मतलब है नहीं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़े तो z का मान कितना मिल गया, 4। तो z बराबर कितना आ गया आपका, 4 आ गया है। और w बराबर भी लिख लो यहीं पे 5, लिख नहीं पाया था मैं। w और 5 दोनों सेम जगह पे है, तो क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, w बराबर 5। अब हमारा मेन काम चालू होता है, 2x ऋण y बराबर 0 है। इसको उधर ट्रांसफर कर दिए तो माइनस वाई उस तरफ ट्रांसफर हो गया, ऋण y उधर जाता है तो ऋण कभी भी बराबर के उस तरफ जाता है तो वो हो जाता है धन, धन उस तरफ जाता है तो ऋण, गुणा उस तरफ जाता है तो भाग, भाग उस तरफ जाता है तो गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण उस तरफ जाना है तो ऋण को उधर भेजना है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो धन। ठीक है, तो 0 धन y, 0 में से कोई भी संख्या जोड़ोगे तो वो क्या आता है आपका, वही संख्या आता है। तो y आ गया, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, y। अब ये हमारा y का मान निकल गया। देखो y बराबर कितना आ गया आपका, 2x। अब इस y को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण एक ही बस तो है हमारे पास, बाकी z का वैल्यू मिल गया, w का वैल्यू मिल गया है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो x ऋण y बराबर ऋण 1 है। अब वहां पे हम लोग किसका मान रखने वाले हैं, y का। तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, इस y की जगह पे क्या लिख दिए हम लोग, 2x। तो 1x में 2 को, एक पेन में 2 पेन को घटाओगे तो कितना बचता है, 1 पेन बचता है। अभी माइनस में घटेगा नहीं तो माइनस आएगा, तो -1x। कैसे आया माइनस, उसको भी मैं समझा चुका हूं कि 1 में 2 घटेगा नहीं तो 2 में 1 को घटाना पड़ेगा। तो 2 में 1 को घटाए तो कितना आ गया तुम्हारा, 1 आता है। और चिन्ह कौन सा लगता है, जो बड़ा वाला है, बड़ा क्या है, 2 है, 2 के पास क्या चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस वाला चिन्ह लग जाएगा। -1x बराबर ऋण 1। तो x का मान कितना आ गया, ऋण 1 बटा 1। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया तुम्हारा, 1। x का मान 1 आया तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणित x, 2 एकम 2, y बराबर 2। तो x का मान 1 मिल गया, y का मान 2, z का मान 4, w का मान 5। तो ऐसे हम लोग हल करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ऐसी प्रश्न रहेगा आप लोग का। अब इसके बाद हम लोग आगे का जो चैप्टर, आगे का जो है हमारे को क्या क्या पढ़ना है, ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशन। ऑपरेशन इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। वो क्या होता है ऑपरेशन, यहाँ पे आप लोग को चीड़-फाड़ नहीं करना, बायोलॉजी वाले को मतलब चीड़-फाड़ नहीं करना है। ऑपरेशन मतलब होता है यहाँ पे गणित के भाषा में ऑपरेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना है गणित का या मैट्रिक्स का, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन मतलब क्या होता है, पहला तो हम लोग बराबर देख लिए, दूसरा होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इतना ही होता है ऑपरेशन में, गणित में। ऑपरेशन का मतलब हमको अब बराबर वाला हम लोग देख लिए, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे जोड़ना है, हम लोग को दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, 2 3 4 5 कितने भी मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ देंगे। घटाना है वही सब मैट्रिक्स को, गुणा करना है मैट्रिक्स को, और भाग करना है। ठीक, इतने चीजों को हम लोग अभी ऑपरेशन में पढ़ेंगे। बराबर वाला कैसा होता है, जब ऑर्डर समान होता है तभी वो बराबर होगा, और उनके पोजीशन वाले अवयव भी, एलिमेंट भी बराबर हो जाते हैं। जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने में भी वही है, ये हम लोग अब आगे देखेंगे। कल हम लोग आगे जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ऑपरेशन खत्म हुआ, ऑपरेशन के बाद आपका आ जाता है क्या, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ट्रू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स। इसमें मेन है हमारा ये गुणा करना।
भाग तो होता नहीं है, अवयव का गुणा ही होता है। ठीक, भाग नहीं होता, भाग को हम लोग गुणा के रूप में लिख देते हैं। हम लोग को मेन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। ठीक, उसका ट्रिक हमको सीखना है, वो मैं सिखाऊंगा आगे लेक्चर में। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो अवयव को। और ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज अप टू मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे डिटर्मिनेंट में, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, फिर हम लोग आएंगे फिर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें केवल गुणा भाग जोड़ घटाव ही था और कुछ नहीं है। तो मैं शुरू में बता चुका हूँ, मैट्रिक्स में जोड़ना घटाना गुणा भाग के अलावा और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। ठीक, इसके बाद अब हम लोग मिलते हैं।